सोचो एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जहां हर नया कॉन्फ्लिक्ट, हर नया वॉर और हर नया टेंशन किसी ना किसी के लिए बिलियंस डॉलर्स का बिजनेस बन जाता है। जब दुनिया के किसी कोने में मिसाइल गिरती है, जब फाइटर जेट्स उड़ते हैं, जब टैंक्स बॉर्डर पर मूव करते हैं, तब सिर्फ एक वॉर नहीं चल रहा होता। उसके पीछे चल रहा होता है दुनिया का सबसे पावरफुल और प्रॉफिटेबल मार्केट, वेपन मार्केट। और अगर इस मार्केट का किंग कोई है, तो वो है अमेरिका। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा वेपन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, सबमरीन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, हर कैटेगरी में अमेरिका की कंपनीज दुनिया के टॉप पर हैं। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियॉन, नॉर्थरॉप ग्रामन जैसी कंपनीज हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स के वेपन्स बनाते और बेचते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अमेरिका का वेपन मार्केट इतना पावरफुल बना कैसे? क्या यह सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए बना था, या फिर इसके पीछे एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां वॉर भी एक बिजनेस बन चुका है? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा अमेरिका के पास्ट में। 19वीं सदी के टाइम पर अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से ग्रो कर रहा था। फैक्ट्रीज बन रही थीं, मशीन्स डेवलप हो रही थीं और प्रोडक्शन का सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो रहा था। इसी टाइम पर कुछ बिजनेसमैन को एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आई। वॉर के टाइम पर वेपन्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और अगर कोई कंपनी लार्ज स्केल पर वेपन्स प्रोड्यूस कर सके तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकती है। यहीं से अमेरिका में प्राइवेट वेपन इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसका एक फेमस एग्जाम्पल था सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर पिस्टल डिजाइन किया जो मास प्रोडक्शन में बन सकता था। इसका मतलब था एक ही डिजाइन की हजारों गन्स बन सकती थीं। अमेरिकन आर्मी ने इसे अडॉप्ट किया और कोल्ट की कंपनी ने गवर्नमेंट को वेपन सप्लाई करने शुरू कर दिए। यहां से एक पैटर्न डेवलप हुआ। गवर्नमेंट को वेपन्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनाएगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। यही सिस्टम आगे चलकर अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री का बेस बन गया। 1861 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इसको हम जानते हैं अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से। यह वॉर नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच हुआ और लगभग 4 साल चला। इस वॉर ने अमेरिका के वेपन मार्केट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि वॉर के लिए सडनली बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ गई। राइफल्स, कैनन्स, एम्यूनिशन, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। गवर्नमेंट खुद सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देने स्टार्ट किए। फैक्ट्रीज वेपन्स बनाने लगी। इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने रियलाइज किया कि वॉर एक मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सिविल वॉर के बाद अमेरिका में वेपन मैन्युफैक्चरिंग परमानेंटली स्टैब्लिश हो गई। सिविल वॉर के बाद अमेरिका में कुछ पावरफुल कैपिटलिस्ट्स उभर कर आए। ये लोग डायरेक्टली वेपन्स नहीं बनाते थे, लेकिन वो इन्वेस्ट करते थे स्टील इंडस्ट्री में, रेलवेज में, फैक्ट्रीज में, मशीनरी में, और ये सब इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली वेपन प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी। एग्जाम्पल के लिए स्टील इंडस्ट्री वॉर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी। स्टील से बनते थे गन्स, कैनन्स, वॉरशिप्स, आर्मर्ड व्हीकल्स। इसलिए स्टील टाइकून्स ने भी वॉर इकोनॉमी से बहुत पैसा कमाया। यानी एक वॉर सिर्फ वेपन कंपनीज को प्रॉफिट नहीं देता, वो पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को पैसा देता है। कैपिटलिज्म का एक सिंपल रूल होता है, जहां डिमांड होती है वहां बिजनेस होता है। वॉर के टाइम पर डिमांड होती है वेपन्स, व्हीकल्स, फ्यूल, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने इसी डिमांड को एक ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट मिलिट्री बजट इंक्रीज करती थी, प्राइवेट कंपनीज वेपन्स प्रोड्यूस करती थीं और इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाते थे। और इस तरह वॉर एक इकोनॉमिक इंजन बन गया। 1900 के आसपास अमेरिका दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बन चुका था। फैक्ट्रीज पावरफुल थीं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पर भी बढ़ने लगा था। लेकिन अभी अमेरिका का वेपन मार्केट उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। उसको एक मैसिव बूस्ट मिलने वाला था, और वो बूस्ट आया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। 1914 में यूरोप में एक बड़ा वॉर स्टार्ट हुआ। इसको हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से। शुरू में अमेरिका डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अमेरिका ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज की। उसने यूरोपियन कंट्रीज को वेपन्स और मिलिट्री सप्लाईज बेचना स्टार्ट कर दिया। अमेरिकन कंपनीज ने मिलियंस राइफल्स, आर्टिलरी शेल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया। फैक्ट्रीज 24 घंटे चलने लगी। प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। इन्वेस्टर्स को एक चीज क्लियर हो गई, वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वॉर एक मैसिव बिजनेस भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका में एक पावरफुल सिस्टम डेवलप हुआ।
इस सिस्टम में 3 ग्रुप्स एक साथ काम करते थे: गवर्नमेंट, मिलिट्री, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज। मिलिट्री को वेपन्स चाहिए होते थे, गवर्नमेंट बजट अप्रूव करती थी, प्राइवेट कंपनीज वेपन्स बनाती थीं और इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाते थे। बाद में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने इस सिस्टम को एक नाम दिया: मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यही सिस्टम आगे चलकर अमेरिका के वेपन मार्केट को दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस इंडस्ट्री बना देता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया बदल चुकी थी। इस वॉर ने सिर्फ पॉलिटिकल मैप ही चेंज नहीं किया था, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया था। और सबसे ज्यादा फायदा हुआ था अमेरिका के वेपन इंडस्ट्री को, क्योंकि वॉर के दौरान अमेरिकन फैक्ट्रीज ने इतना प्रोडक्शन किया था कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दुनिया में सबसे पावरफुल बन चुकी थी। अब अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं था, वो दुनिया का इंडस्ट्रियल जायंट बन चुका था। लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी बाकी था, और वो एक्सप्लोजन आया वर्ल्ड वॉर टू के साथ। जब दुनिया दूसरी बार एक मैसिव वॉर की तरफ बढ़ रही थी, तब अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था: एक कंप्लीट वॉर प्रोडक्शन मशीन। इस सिस्टम का सिंपल सा लॉजिक था: अगर वॉर आएगा तो अमेरिका सिर्फ वॉर नहीं लड़ेगा, अमेरिका वॉर प्रोड्यूस करेगा। और ये बात समझने के लिए हमें देखना होगा 1930s और 1940s का अमेरिका। उस टाइम दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, इकोनॉमी स्लो हो चुकी थी। लेकिन जब यूरोप और एशिया में टेंशन्स बढ़ने लगे, तब अमेरिकन गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। गवर्नमेंट ने मिलिट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे फैक्ट्रीज फिर से चलने लगी। एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज बनने लगी, टैंक प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, शिपयार्ड्स में वॉरशिप्स बनने लगे, और कुछ ही सालों में अमेरिका की इकोनॉमी फिर से ग्रो करने लगी। जब वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, तब अमेरिका ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उसने अपनी पूरी इंडस्ट्री को वॉर प्रोडक्शन मोड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब था, कार फैक्ट्रीज अब टैंक्स बनाएंगी, मशीन फैक्ट्रीज अब गन्स बनाएंगी, शिपयार्ड्स अब वॉरशिप्स बनाएंगी, और एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर्स प्रोड्यूस करेंगी। ये स्केल इतना बड़ा था कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक एग्जाम्पल देखो, वॉर के दौरान अमेरिका ने 3 लाख से ज्यादा एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए, हजारों टैंक्स बनाए गए, मिलियंस राइफल्स और मशीन गन्स बनाए गए, और आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन इतना ज्यादा था कि फैक्ट्रीज दिन रात चल रही थी। इस प्रोडक्शन के पीछे सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, इसके पीछे थी प्राइवेट कंपनीज: बोइंग, लॉकहीड, जनरल मोटर्स, फोर्ड, जनरल इलेक्ट्रिक। ये सब कंपनीज वॉर प्रोडक्शन का पार्ट बन चुकी थीं। गवर्नमेंट इन कंपनीज को मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी, कंपनीज वेपन्स और व्हीकल्स बनाती थीं, और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता था। यानी एक नया मॉडल डेवलप हो चुका था। गवर्नमेंट वॉर फाइट करती है, कंपनीज वॉर सप्लाई करती हैं, और कैपिटल मार्केट्स वॉर से प्रॉफिट बनाते हैं। इसी टाइम पर अमेरिका ने एक और स्ट्रैटेजी यूज की। इसका नाम था लेंड लीज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका ने यूरोप के एलाइज को बिलियंस डॉलर के वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए। ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और दूसरे कंट्रीज को टैंक्स, एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, गन्स, एम्यूनिशन सब कुछ अमेरिका सप्लाई कर रहा था। ऑफिशियली ये हेल्प थी, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर यह अमेरिका के वेपन इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी था। वॉर के एंड तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा वेपन प्रोड्यूसर बन चुका था, और एक और इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी थी: डिफेंस कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच एक परमानेंट रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था। वॉर खत्म होने के बाद नॉर्मली फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वॉर के बाद स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक लॉन्ग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन स्टार्ट हो गया। इस कंपटीशन ने एक न्यू आर्म्स रेस स्टार्ट कर दी। अब हर साल नए वेपन्स डेवलप किए जा रहे थे: न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। और इस सब के लिए गवर्नमेंट को ह्यूज बजट्स चाहिए थे। अमेरिका ने मिलिट्री बजट को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला डिफेंस कंपनीज को। डिफेंस कंपनीज अब सिर्फ वॉर के टाइम पर काम नहीं कर रही थी, अब वो परमानेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। हर साल नए रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट होते थे, न्यू मिसाइल्स डेवलप होते थे, एडवांस्ड फाइटर जेट्स डिजाइन किए जा रहे थे,
और पेंटागन बिलियंस डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कर रहा था। इसी पीरियड में कुछ कंपनीज एक्सट्रीमली पावरफुल बन गई। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, नॉर्थरॉप ग्रुमैन, बोइंग। ये कंपनी सिर्फ वेपन मैन्युफैक्चरर्स नहीं रहीं, ये बन गईं ग्लोबल डिफेंस जायंट्स। और इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस सेक्टर एक अट्रैक्टिव मार्केट बन गया, क्योंकि मिलिट्री बजट यूजुअली कभी कम नहीं होता। सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट्स हमेशा डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करती रहती हैं, और इसका मतलब है स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और गारंटीड प्रॉफिट। इसी सिस्टम को देखकर बाद में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना पावरफुल हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और आज अगर हम दुनिया को देखें तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम अब भी चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद दुनिया ने सोचा था कि शायद अब शांति का दौर शुरू होगा, लेकिन हिस्ट्री ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया एक नए टेंशन के फेज में एंटर कर चुकी थी। अब दुनिया दो पावरफुल कैंप्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके एलाइज, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। इसी राइवलरी ने जन्म दिया एक नए कॉन्फ्लिक्ट को, जिसे हिस्ट्री में कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जहां बैटलफील्ड पर डायरेक्ट फाइटिंग कम थी, लेकिन कंपटीशन हर फील्ड में चल रहा था। टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, स्पेस और सबसे इंपॉर्टेंट वेपन्स। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल मिलिट्री बनाना चाहते थे। दोनों कंट्रीज को पता था कि फ्यूचर में पावर सिर्फ सोल्जर से डिसाइड नहीं होगी, पावर डिसाइड होगी टेक्नोलॉजी और वेपन्स से। इसी वजह से शुरू हुई एक डेंजरस रेस जिसे कहा गया आर्म्स रेस। इस रेस का सिंपल सा रूल था, जो कंट्री ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाएगी वो दुनिया पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखेगी। इसी कंपटीशन ने अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को एक परमानेंट बूस्ट दे दिया। पेंटागन हर साल नए मिलिट्री प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने लगा। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स सीक्रेट लेबोरेटरीज में नए वेपन्स डिजाइन कर रहे थे। मिसाइल टेक्नोलॉजी रैपिडली इंप्रूव हो रही थी। फाइटर जेट्स और ज्यादा पावरफुल और फास्ट बन रहे थे। सबमरीन्स डेवलप हो रही थीं जो समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकती थीं। लेकिन कोल्ड वॉर का सबसे डेंजरस एलिमेंट था न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने पावरफुल थे कि एक सिंगल वेपन पूरे शहर को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने थाउजेंड्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप किए। दुनिया पहली बार एक ऐसे फेज में आ चुकी थी जहां एक गलती पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन इसी टेंशन के बीच वेपन इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही थी। डिफेंस कंपनीज जैसे लॉकहीड, बोइंग, रेथियन और नॉर्थरॉप ग्रम्बिन जैसी कॉर्पोरेशंस दुनिया की सबसे पावरफुल डिफेंस कंपनीज बन चुकी थी। ये कंपनीज फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम्स डेवलप करती हैं। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है। गवर्नमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंडिंग देती है, कंपनीज टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, फिर गवर्नमेंट और एलाइड कंट्रीज उन वेपन्स को परचेज करती हैं। इसी वजह से डिफेंस इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्टिव सेक्टर बन चुकी है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स यूजुअली लॉन्ग टर्म होते हैं। कभी-कभी एक फाइटर जेट प्रोग्राम को डेवलप होने में 10 से 20 साल तक लग जाते हैं। इसका मतलब कंपनीज को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिलता है। अगर पूरी हिस्ट्री को देखा जाए तो एक पैटर्न क्लियरली समझ आता है। अमेरिका का वेपन मार्केट सिर्फ सिक्योरिटी का रिजल्ट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल पावर, कैपिटलिज्म और ग्लोबल पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन भी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर वर्ल्ड वॉर्स तक, कोल्ड वॉर से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी रेस तक, हर फेज ने अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री को और पावरफुल बनाया है। आज वेपन मार्केट एक $multi-trillion ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है, और इस इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल सेंटर अब भी अमेरिका ही है। लेकिन एक क्वेश्चन अब भी ओपन है। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, तो वेपन फैक्ट्रीज की मशीन्स और फास्ट चलने लगती हैं। और शायद इसी रियलिटी ने अमेरिका के वेपन मार्केट को दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक बना दिया है।